कि मैं आपको बताऊं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको चाहती हूं कि आप में कुछ कॉन्फिडेंस आए। तो उसके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस हैं। मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर हौसले हो बुलंद और दिल में हो आग, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम हो सकता है। बच्चों, वेलकम टू प्रथम साइंस एकेडमी एंड माई सेल्फ शर्मिला ठाकुर। आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजी, और इसमें हम सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब जानेंगे और फिर जानेंगे कि हम बायोलॉजी का 10th क्लास का कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। और आज हम बायो का लाइफ प्रोसेस चैप्टर 10th क्लास का करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस के जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम करने जाएंगे इस पूरे चैप्टर में, सबसे पहले हम करेंगे लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। फिर लाइफ प्रोसेस की जितनी भी टाइप्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब हम करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है द बेसिक एंड द एसेंशियल फंक्शन और प्रोसेसेस performed by living organisms to maintain and sustain their life. तो बेसिक फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसी चीजों के द्वारा जो जिनमें जीवन है, जिंदगी है, वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए, वो फंक्शंस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। और वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, सबसे पहले अब हम एनसीईआरटी का ये पेज रीड करेंगे, बिकॉज मेरी वीडियोस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। बाकी वीडियोस भी हैं लेकिन वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होती हैं, वो नोट्स बना के रखती हैं। एनसीईआरटी बीच में से कोई भी नया क्वेश्चन निकाल के देती है। अगर हम ऐसे नोट्स में चलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं जो मैं नहीं चाहती आपके साथ हो। मैं चाहती हूँ कि आप सभी के 100 में से 100 आए। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? कैसे पता चलता है ये चीज लिविंग है, ये चीज जिंदी है, इसमें जीवन है और उसमें नहीं है? इफ वी सी ए डॉग, जब हम डॉग को देखते हैं दौड़ते हुए तो लगता है हमें वो जिंदा है। और जब हम गाय को देखते हैं कि वो गजियाव जिसे कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, और हिंदी में, इंग्लिश में जिसे च्यूइंग कहते हैं, च्यूइंग ऑफ कट, और या किसी मैन के शाउट करने से लाउडली स्ट्रीट पे, वी नो दैट दीज आर लिविंग थिंग्स। ये बातें तो हमें बता देती है सारी कि हाँ ये लिविंग है। व्हाट इफ, पर तब क्या जब कुत्ता और काऊ या मैन सोए हुए, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। तब भी हमें लगता है कि ये अलाइव है। वो कैसे पता चलता है? हाउ डू वी नो? उनके सांस लेने से, वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और उससे हमें पता लग जाता है कि वो जिंदे हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स? व्हाट अबाउट प्लांट्स स्टूडेंट्स? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? कैसे पता लगाएं कि वो जिंदा है? we we see them green. some of us will say, हमें लगता है कि वो ग्रीन है तो वो लिविंग है। बट what what about the plants that have leaves of the colors other than green? रेड कलर की लीव्स भी होती हैं, मैंने व्हाइट और ग्रीन कलर की लीव्स भी देखी हैं।
दे ग्रो ओवर टाइम, वो लिविंग है, वो ग्रो कर रही हैं क्योंकि, सो वी नो दैट दे आर अलाइव. सम विल से कि भाई वो ग्रो कर रही हैं, चाहे वो डिफरेंट कलर की लीव्स हैं, ग्रो कर रही हैं तो वो लिविंग है. इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ. तो इसका मतलब हम किसी चीज को ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो हम देखते हैं कि वो उनकी ग्रोथ हो रही है. ये कॉमन एविडेंस है अलाइव होने का. बट ए प्लांट, पर एक प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग स्टिल अलाइव. पर वो प्लांट जो विजिबली ग्रो करता नहीं वो भी अलाइव है. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as a defining character of the life. क्या visible movements, growth, ये स्टेट में मूवमेंट, अलाइव, ये अलाइव होने के क्या यही पॉइंट्स है? Movement over very small scale will be invisible to the naked eyes. मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है पर वो इनविजिबल है. इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जरूरी है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो इनविजिबल अंदर हो रही है वो अलाइव होने के लिए जरूरी है? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस, हाँ वो मॉलिक्यूल मूवमेंट्स बहुत जरूरी है अलाइव होने के लिए. इनफैक्ट viruses viruses do not show any molecular movement in them, and that is why there is controversy over about whether they are truly alive or not. आपने देखे होंगे वायरसेस, वायरसेस बॉडी, किसी भी बॉडी, होस्ट बॉडी के बाहर हो तो वो कोई मूवमेंट नहीं शो करते, कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते. लेकिन जैसे ही वो किसी की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, दे स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग, एंड दैट इज व्हाई दे आर controversial on the basis of alive or dead. Why are molecular movements needed for life? We have seen in the earlier classes that living organisms are well organized structure. तो living organism well organized structure, ऐसा तो नहीं होता कि हमारी बाजुएं एक्स्ट्रा बड़ी हो जाती हैं या जितनी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग ही जो है शेप गाय भैंस इंसान की बनी हुई है. Because of the fact the environment, this is organized order nature of living structure. तो living structure का environment की वजह से organized structure रहता है. If order breaks down, the organism will no longer be alive. ये जो order है environment के द्वारा living organism को organized रखने का, ये इसकी वजह से organism alive है. So living creatures must keep repairing, और living structures का living होना, लिविंग कहना तब पॉसिबल है जब वो अपने आप को रिपेयर भी कर सके और मेंटेन भी कर सके. इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बॉडी में इतनी बड़ी बड़ी चोट्स लग जाती हैं, चोटें लग जाती हैं, लेकिन हम बॉडी उसको रिकवर करती है, बॉडी उसको रिकवर करती है सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर, क्योंकि वो लिविंग है. सो अंदर मॉलिक्यूल्स उनको रिपेयर करने में लग जाते हैं. तो ये था हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो जो ये बताता है कि अलाइव होने के लिए कौन कौन सी चीजें, किस वजह से हम किसी चीज को बता सकते हैं कि ये अलाइव है. लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, वो भी फर्स्ट ही पेज पर है. और इसके बाद हम चलेंगे एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर. और सेकंड पेज सेकंड पेज के सेकंड पेज में एनसीईआरटी ने बताया है कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी लाइफ प्रोसेस मिल करके हमारी बॉडी के को मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं.
ये है हमारी फर्स्ट लाइन इस पेज की। द प्रोसेस which together perform the maintenance of our life process. Since maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. बोलते जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इन सारे प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी चाहिए। ये है हमारी ये लाइन। मेंटेनेंस, since the maintenance process is needed to prevent damage and breakdown, energy is needed। और ये एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी आएगी फूड से। कहां से आएगी? फूड से। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो कोई सोर्स आना चाहिए जो आए और आकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए इन लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा, और वो है फूड। वो क्या है? फूड। फूड क्या है? हमारा फ्यूल। और फूड को इनसाइड लेने के लिए हम न्यूट्रिशन कहते हैं, कि प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये मैं आपको सभी डेफिनेशन साथ में दूंगी। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर बॉडी का साइज ग्रो करना है तो हमें एडिशनल फूड चाहिए, क्योंकि हमें जो वर्कआउट करना है उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए डेली का, लेकिन हमें ग्रोथ के लिए भी चाहिए। तो हमें बोलते ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इजी प्रोसेस नहीं है टू ब्रेकिंग डाउन फूड एंड कन्वर्टिंग into glucose or simplest form and providing it to the whole cells of the body, each and every cells of the body तक ये एनर्जी पहुंचानी है। और दिस इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस, एंड दिस कैन बी डन बाय द न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। बोलते लेकिन ये जो आउटसाइड से सोर्स है एनर्जी का could be quite varied. Since the environment is not under the control of individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down a bit. बोलते ये जो हमने बाहर से फूड लिया, ये एक ही तरह का नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह का है, और हर इंडिविजुअल अलग अलग तरह का फूड जो है वो लेता है, अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन करता है। तो this should be broken down into simpler substances to build the body। और ये जो फूड हमने लिया ये बॉडी में तो आया, इसको अब तोड़ना है, इसको सिंपल कन्वर्ट करना है ताकि हमारी बॉडी इससे एनर्जी ले सके और बॉडी बॉडी भी बना सके। सो इसको हमें एट द एंड एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, कैन बी यूज, ताकि इसको सारे मॉलिक्यूल्स हमारे अपनी अपनी मूवमेंट्स, अपनी अपनी मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सके। और उसके लिए बॉडी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर चले हुए हैं। these reactions are very important to make you alive। आपको जिंदा रहने के लिए ये रिएक्शंस अंदर कंटिन्यूसली हो रहे हैं, जिन्हें हम दोनों को मिला के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस को दोनों को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर दिस ऑर्गेनिज्म क्या करता है? यूज ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड। तो इसके लिए इन इन प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जो बाहर से आएगी। द प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टे फोकस्ड। द प्रोसेस of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of the food source for cellular need, क्योंकि सेल को ये चाहिए, कौन चाहिए? ऑक्सीजन। और उसके लिए हमने वो बाहर से ऑब्टेन की, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, और उसने फूड को तोड़ा, और ये सेल की नीड है, और इसे ही और कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब सभी सेल से लेनी है और बाहर, इसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी में आता है,
और किस तरह से उस फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और ऑक्सीजन की मदद से वो ब्रेक डाउन होकर के किस तरह से वो CO2 में कन्वर्ट होता है। मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ द सेल्स हैं बॉडी में, हर सेल में ये प्रोसेस होता है, और CO2 बाहर निकलनी है। और भी बाई प्रोडक्ट्स हैं बॉडी में, और उनको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बोलते अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है ये सारे काम करने के लिए, रेस्पिरेशन, डाइजेशन करने, क्योंकि सिंगल सेल, एक ही सेल है। और एक सेल के ऑर्गेनिज्म अपने सरफेस से ही सारे वेस्टेज बाहर निकालते हैं, अपने सरफेस से ही गैसेस ऑफ एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और सरफेस को ही मोल्ड करके, जैसे कि अमीबा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सरफेस का, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना करके जब वो उसको एंगल्फ, फूड को अंदर एंगल्फ कर लेता है, एंगल्फ मतलब अंदर ले लेता है। आगे पढ़ेंगे हम, 4th पेज पे शायद अमीबा की डाइजेशन है, उसको हम थॉरो करेंगे। सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को जरूरत ही नहीं है किसी ऑर्गन की, और क्यों? क्योंकि एक सेल है, और वो एनवायरनमेंट के कंसर्न में है, कुछ भी एनवायरनमेंट से ले सकता है और कुछ भी एनवायरनमेंट को दे सकता है। अच्छी चीजें एनवायरनमेंट से लेता है और वेस्टेज बाहर निकाल देता है। कुछ इस तरह से गॉड ने उनका डिजाइन बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर मैं आपको देने जा रही हूँ। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और ये जो कॉम्प्लेक्स में कोई ऑर्गन नहीं है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में गॉड ने क्यों ऑर्गन्स दिए, why there is need for the specific organs for the specific functions like respiration, nutrition, transportation and excretion in complex body, in big body designs। तो बेटा इसका आंसर है, तो बच्चों इसका आंसर है, तो बेटियों इसका आंसर है कि हमारी बॉडी के या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सारे ही सेल एनवायरनमेंट के लिंक में नहीं होते। बहुत सारे सेल बॉडी के अंदर है जो एनवायरनमेंट के लिंक में नहीं है, और वो सरफेस से ही इनटेक और आउटटेक नहीं कर सकते। डिफ्यूजन से ही ये काम नहीं हो सकता। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से ही वेस्ट बाहर निकल जाती है, डिफ्यूजन से ही गैसेस अंदर आ जाती हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बहुत सारे सेल बॉडी के अंदर होने की वजह से ये नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ डिफ्यूजन से ही वो जरूरी चीजों का लेन और गंदी चीजों का देन, वेस्ट का बाहर को देन नहीं कर सकते। यही है पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कि डिफ्यूजन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं अपनी चीजों को बाहर आने। हैव यू गॉट द आंसर? नाउ वी हैव सीन प्रीवियसली how in multicellular organism various body parts has specialized in the function, है ना? जैसे कि हमारी बॉडी है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारा लीवर अपना काम करता है, हमारे लंग्स अपना काम करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन तक 3 हिस्सों में बटा है अलग अलग काम करने के लिए, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं ताकि हम एफिशिएंटली अपना काम कर सके। और इतना सारी मैनेजमेंट गॉड के द्वारा देने के बावजूद कुछ इंसान इसका इतना बुरा फायदा उठाते हैं, इतने बुरे तरीके से खाते हैं और अपनी बॉडी खराब कर देते हैं। We are familiar the body of the organs. It is therefore not surprising that the uptake of the food
and of oxygen. ध्यान देना मेरी बात पे. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissues. बोलते क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म धरती पे इतने बिग है, लाइक एलिफेंट, लाइक व्हेल, लाइक जिराफ, कि वो सिंपल डिफ्यूजन से सारे काम नहीं कर सकते. इसलिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, अपना अपना काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, ताकि बॉडी एफिशिएंटली हर काम को रिजल्ट दे सके, कोई प्रॉब्लम ना. दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. और बोलते क्योंकि अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग काम हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग वेस्ट तैयार हो रही है, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए. बेटा बेटियों, हमने यहाँ पर कुछ शब्द मैंने इस्तेमाल किए: न्यूट्रिशन, respiration, transportation, and now at the end I am using the word exit. All four of them are very important part of this chapter. These terms are very important part of this chapter. So singly I will define them now. So transportation जरूरी है, और वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर निकालना भी जरूरी हो जाता है. हार्मफुल सब्सटेंसेस भी तैयार होंगे, CO2 एंड नाइट्रोजन के हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए मैंने ये डेफिनेशंस निकाल के रखी हैं. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड. फूड को ऑब्टेन भी करना है और उसका यूज, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ food to convert it into oxygen and energy. कुछ भी नहीं है, वो फूड जो न्यूट्रिशन के द्वारा बॉडी में आया है उसको तोड़ करके ऑक्सीजन और एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और सभी सेल्स को देना है बॉडी के. वो सेल जो नेक्ड आइज से दिखता ही नहीं, उस सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी एनर्जी चाहिए, और वो रेस्पिरेशन के थ्रू. डोंट कंफ्यूज रेस्पिरेशन विद ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज सिंपल प्रोसेस, taking in oxygen and giving out CO2. But respiration is a complex process in which food is broken down to convert it into oxygen and energy. We have a chemical equation for this, जो कि मैं आपको रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ाते वक्त दूंगी. अब है मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड from one part of the body to the another part. फूड जा रहा है, फूड माउथ से चला, मुंह से चला, ऑइसोफेगस से होते हुए, स्टोमक से होते हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए, वो पहुंच रहा है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल. वो तो हमें ट्रांसपोर्ट करना ही है, माउथ से लेके टो, हेयर, ब्रेन, सब तक. परंतु जो वहां पे वेस्ट तैयार हो रहा है वो भी ट्रांसपोर्ट करना है, वापिस बाहर निकालना है, थ्रू द different processes, and this is known as transportation. Now excretion क्या होती है? The process of removing nitrogen waste from every cell of the body, every cell of the body. So बच्चों, ये थे लाइफ के प्रोसेसेस. एक बिगड़ा, इनमें से एक बिगड़ा, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. सो
ये था हमारा एनसीईआरटी का सेकंड पेज। होपफुली मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी नंबर कटे। एक भी नंबर कटे, इसलिए मैं ईच एंड एवरी लाइन रीड करके दे रही हूँ और उसमें से डाटा भी निकाल के दे रही हूँ। बच्चों, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, अब हम हैं थर्ड पेज पर, एनसीईआरटी के थर्ड पेज पर। कैसा लग रहा है आपको? ध्यान से पढ़ोगे, कंसंट्रेट रहोगे तो अच्छा ही लगेगा। इतना बुरा नहीं पढ़ाती मैं, आपके ध्यान में कमी नहीं होनी चाहिए। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी की थर्ड पेज की फर्स्ट लाइन है, डिजाइन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोवर्ड ए स्पेशल टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टिश्यूज हैं, which means that transportation system will need to transport the waste. एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी टिश्यूज अपना काम करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना काम करेंगे। अब है हमारे पास न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको, अब हम न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, न्यूट्रिशन जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं, वो हम डिटेल में जानने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, डेफिनेशन में आपको दे चुकी हूँ। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, फूड का लेना और उसका यूज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, दो तरह का, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड heterotropic nutrition. Autotrophic nutrition, auto, the word auto, अपने आप, organisms makes its own food from the simple inorganic materials. धरती पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, और वो है प्लांट, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो अपना खाना नहीं बना सकते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हिट्रोट्रॉफिक है। और उस तरह के न्यूट्रिशन को हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जांपल्स हैं, हम खुद अपना खाना नहीं बना सकते। कुकर में खाना बनाने को खाना बनाना नहीं कहते बच्चों, कुकर को खाना बनाने, कुकर में खाना बनाने को खाना नहीं कहते बच्चों। खाना बनता है पेड़ पौधों के द्वारा और फिर हम उसे कुकर में बनाते हैं। तो हमारा खाना हम खुद नहीं बनाते। फंजाई और लीच, डू यू नो व्हाट इज लीच? लीच इज, जो गंदे सिर में जूं पड़ जाती है ना लड़कियों के, मैं कैसे डिलीट करूं इसको? अब ये डिलीट कैसे हुई? लाइस डाल दूं तो मैंने यहाँ लाइस लिखना था, सॉरी बच्चों, ये ना लाइस होना था, लीच नहीं है, ये लाइस है। ओके, लाइस, ये गलत है ये, ठीक है। लाइस, लाइस जो जुएं पड़ जाती हैं सिर में, उन्हें कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि लाइस है तो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पर एक टाइप है। कौन सी टाइप? पैरासिटिक। तो हम जब हिट्रोट्रोपिक की टाइप्स करेंगे, तब हम लाइस किस टाइप में आती है वो पढ़ेंगे। ओके,
सो अप्रोक्सीमेटली इस पेज का हम सब कुछ कर चुके हैं. अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे. और नेक्स्ट पेज में हमने जो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा है, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसमें हमने पढ़ा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. वो कौन सा प्रोसेस है जो उसे, जो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ बनाता है? बेटा, बेटियों, बच्चों, वो है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. सो हमारे पास डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम, क्या क्या चाहिए ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाना है, इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस से. और वो इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस कौन कौन से हैं जो वो यूज करता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये सबस्टांसेस यूज करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. मैं फिर से आपको एक बार बता रही हूँ, ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स CO2 H2O सनलाइट और क्लोरोफिल लेकर के फूड बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और ये इक्वेशन फॉलो करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान. वो ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर इनको इकट्ठा करते हैं, सनलाइट की रोशनी इन पे पड़ती है, वाटर टूटता है, वाटर टूटता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर बनता है. C6H12O6 प्लस 6O2 NH2. ये ऑक्सीजन जो प्लांट से निकली, ये हमें जीवन देती है, ये हमें जीवन देती है, ये हमें जीवन देती है. सो हुआ क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान? अगर हम बात करें तो सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब हुई और सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वाटर को इसने, सनलाइट ने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी ब्रेक डाउन किया. और थर्ड स्टेप में CO2 रिड्यूस होगी कार्बोहाइड्रेट्स में. कार्बोहाइड्रेट्स में मतलब ग्लूकोज में. सो क्या हुआ? लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और साथ ही में वाटर को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया. फाइनली CO2 जो है वो कन्वर्ट हो गई कार्बोहाइड्रेट्स में. सो ये जरूरी नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप, ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है. तो ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्या जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होते हैं? नहीं, ये आगे पीछे हो सकते हैं. जैसे कि डेजर्ट प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में दिन में स्टोमेटा नहीं अपने आप को ओपन करते ताकि उनका ज्यादा पानी लूज ना हो जाए. वो रात में अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं और रात में अपना प्रोसेस, टू सेव द वाटर, टू सेव द वाटर. वो गार्ड सेल्स दिन में नहीं ओपन करते. सो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. ये ये है इक्वेशन एनसीईआरटी की, ये है 3 स्टेप्स. और if you carefully observe across the cross section of a leaf under the microscope, तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन डॉट्स, ये ग्रीन डॉट्स, ये क्लोरोफिल है. और ये किसके अंदर पाए जाएंगे? क्लोरोप्लास्ट में. तो बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइट फॉर द क्लोरोफिल.
तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहां तक हम ये पेज कर चुके हैं। अब हमारे पास है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी क्या बोल रही है देखें। 5.1 एक्टिविटी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, सो टेक ए पॉटेड प्लांट। एक प्लांट लेना आपने विद वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का यहाँ क्या मतलब है? मतलब जिसमें आधी पीली है वो और आधी हरी है। मनी प्लांट ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, आधी पीली हो और हरी हो, उसको आपने बॉईल करना है अल्कोहल। कीप द प्लांट इन द डार्क रूम फॉर द 3 days। 3 दिन के लिए पहले आप इसको डार्क रूम में रखिए ताकि ये और रिस्टार्च हो जाए। और इस तरह से आप देखेंगे इसमें से फिर एक तोड़े ग्रीन प्लांट, क्योंकि ये वेरीगेटेड हो गया होगा। अब आप और वेरीगेटेड हो गया होगा। अब आप इसको डिप करिए बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए। अब इसे निकालिए और इसको डालिए अल्कोहल में केयरफुली। और उसके बाद केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। ये जो बीकर में आपने डाली है पत्ती, इसको पहले आपने अल्कोहल में मर्ज किया। अब इस बीकर को आपने बॉईल किया। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ? व्हाट विल बी द कलर ऑफ द लीफ? तो ये उसी तरह का रहेगा अल्कोहल में। लेकिन जैसे ही नाउ डिप डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालो, किसके? आयोडीन के। तो आप देखेंगे आयोडीन में डालते ही जहां जहां ये ग्रीन है वहां वहां ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा, वहां वहां ये आयोडीन में डालते ही। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लीफ। जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है वहां स्टार्च होता है। ये एक्टिविटी हमें ये शो करती है। तो इस तरह से बच्चों, हमारा ये 4th पेज एनसीईआरटी का डन होता है। कल हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर कोई टाइप है तो वो, और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की टाइप्स। स्टूडेंट्स, एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, फिर सूरज ही वो धीरे धीरे उठता है, मेहनत से उठता है, हार्ड वर्क से उठता है। जो भी सूरज बनता है उसे मेहनत हर दिन करनी होती है। अपने घर का सूरज